दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता। दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता। कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता। कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता। मेहनत करने से हो जाती है मुश्किलें आसान। मेहनत करने से हो जाती हैं मुश्किलें आसान। क्योंकि हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता। क्योंकि हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता। आपके अपने YouTube चैनल लखनवाली में फिर से स्वागत है दोस्तों। आज जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं, रीट की तैयारी करने वाले हैं, चाहे वो सी-टेट की तैयारी कर रहे हैं, MP टेट की तैयारी कर रहे हैं, UP टेट की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी प्रकार के टेट की आप तैयारी कर रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं टीचर की आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। विशेष रूप से जो रीट की तैयारी कर रहे हैं राजस्थान के अंदर, उनके लिए ये टॉपिक ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये टॉपिक हाल ही में इस बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से जोड़ा गया है आपका टॉपिक। तो इसमें हम देखेंगे आज के इस टॉपिक में कि राजस्थान से इतिहास, कला, संस्कृति पर आधारित जो प्रश्न हैं वो किस प्रकार के होंगे, कैसे सवाल इसमें पूछे जाते हैं। आज हम इसमें पूरी बात बताएंगे, प्रश्नों के माध्यम से आपको सारी चीज़ समझाएंगे किस प्रकार से इसमें सवाल पूछे जाते हैं। यानी राजस्थान के इतिहास से संबंधित, कला से संबंधित, संस्कृति से संबंधित कैसे कैसे प्रश्न इसमें हो सकते हैं, हम इसमें पूरी बात आपको बताएंगे। कक्षा 6 से 10वीं तक की जो पाठ्य पुस्तक है उसके अंदर इस मैटर से संबंधित जो भी आपके पाठ हैं उनमें से ही हमने ये मैटर तैयार किया है, तो आपको उसी को हम यहाँ पर समझाएंगे दोस्तों। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए देखते हैं इसमें किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। देखो दोस्तों, इसमें एक तो श्लोक के माध्यम से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, यानी कि कला संस्कृति से संबंधित आपका कोई भी श्लोक है जिसमें राजस्थान की कला संस्कृति के बारे में बताया गया है, उससे संबंधित आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा यदि कोई गद्यांश वाला पाठ है जिसमें कला संस्कृति के विषय में, इतिहास के विषय में कोई भी मैटर बताया गया है, उसमें से भी आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसमें हम आपको बताते हैं, सबसे पहले एक श्लोक है आपका, उसमें से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर एक श्लोक है, उस श्लोक में कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं देखते हैं। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। देखिए अर्थ आप समझ गए होंगे कि उद्यम करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं, मनोरथ से नहीं। और जिस प्रकार सोते हुए सिंह के मुख में अपने आप मृग प्रवेश नहीं करता है, बल्कि उसको भी परिश्रम करना पड़ता है, उसे भी उद्यम करना पड़ता है। तो बिना परिश्रम के, बिना उद्यम के कोई कार्य सफल नहीं होता है, किसी भी प्रकार की मनोरथ हमारे पूर्ण नहीं होते हैं दोस्तों। अब इस श्लोक के अंदर से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं, उद्यमेन पदे का विभक्ति अस्ति। यानी व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपके। इसके अलावा आपके साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, किसी भी प्रकार के प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। अब देखो इसमें पूछा है कि जो उद्यमेन पद है इसमें विभक्ति बतानी है। तो बताइए, उद्यमेन पद है तृतीया, प्रथमा, चतुर्थी, पंचमी। बताइए कौन सी विभक्ति है। जब भी आपको एन दिख जाए, ठीक है, एन रामेण की तरह, तो समझ जाना तृतीया विभक्ति है। आपको कम से कम राम शब्द अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि राम की तरह बहुत सारे रूप हमारे चल जाते हैं। तो राम में तृतीया में रामेण बनता है, तो इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पर उद्यमेन के अंदर भी तृतीया विभक्ति है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा तृतीया विभक्ति। क्या होगा? तृतीया विभक्ति। ठीक है। अगला सवाल है हमारा इसमें ही, मृगाः इत्यस्मिन् पदे किम वचनम। अब यहाँ पर एक पद है मृगाः, ये वाला, ठीक है, जो कि यहाँ पर श्लोक में आया है हमारे यहाँ पर। तो मृगाः पद जो है इसमें बताना है आपको वचन, यानी इसमें कौन सा वचन है। तो देखिए बताइए इसमें कौन सा वचन है। तो ये जो मृग शब्द है ये भी आपका राम की तरह चल जाता है। किसकी तरह? राम की तरह। तो राम की तरह इसका रूप चलेगा। तो राम में आप बोलेंगे राम है रामौ रामाः, तो मृग है मृगहु मृगाः, तो आपका बहुवचन का इसमें रूप हो जाता है। तो देखिए बहुवचन कहाँ लिख रहा है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा दूसरे का बहुवचनम। कौन सा? बहुवचनम। ठीक है ना। ऐसे प्रश्न इसमें से पूछे जा सकते हैं। अगला सवाल है इसी का, सिंहस्य पदस्य विशेषणम पदम किमस्ति। जो सिंह पद है
उसका विशेषण पद आपको बताना है इस श्लोक को देख करके। तो सिंहस्य का विशेषण आपका सुप्तस्य होगा। देखिए श्लोक में लिख रहा है न ही सुप्तस्य सिंहस्य, यानी सोते हुए सिंह के मुख में। ठीक है, सोते हुए सिंह के मुख में। तो यहाँ पर सिंह कैसा है? सोता हुआ। तो यहाँ पर सिंह की विशेषता बताई जा रही है, सोता हुआ। हमने कहा कि लाल पगड़ी वाला व्यक्ति आ रहा है, तो यहाँ पर व्यक्ति की विशेषता है लाल पगड़ी, तो लाल पगड़ी विशेषण हो गया। हमने कहा कि सिंह कैसा? सोता हुआ, तो यहाँ पर सुप्तस्य जो है वो सोता हुआ वो विशेषण है, क्योंकि इसमें शेर की विशेषता बताई जा रही है, इसीलिए यहाँ पर सुप्तस्य विशेषण हो जाएगा और सिंह जो है आपका वो विशेष्य हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा सुप्तस्य। हो गया यहाँ तक। अगला सवाल देखते हैं इसी में। अगला सवाल है न ही सुप्तस्य सिंहस्य है प्रविशन्ति मुखे मृगाः पंक्तौ क्रियापदम किम। इस पंक्ति में क्रियापद बताना है। क्रिया आप जानते ही हैं, जैसे कि हमारे धातु रूप होते हैं, जिनकी जो धातुएं होती हैं जिनकी धातु रूप चलते हैं, तो उसी को हम क्रिया भी कह सकते हैं। जैसे कि आना जाना, खाना पीना, रोना हंसना, उठना बैठना, पढ़ना लिखना, ये सब क्रियाएं हैं। तो इसमें आपको बताना है कि इस प्रकार से क्रिया कौन सी है। तो इसमें है न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। जिस प्रकार सोते हुए शेर के मुख में कोई भी शिकार या मृग अपने आप मुख में प्रवेश नहीं करता है, तो क्या नहीं करता है? प्रवेश नहीं करता है, प्रविशन्ति। तो ये प्रविशन्ति लिख रहा है ना, यही क्रिया है, इसी को क्रिया कहेंगे यहाँ पर। तो उत्तर हो जाएगा राइट आंसर प्रविशन्ति। तो क्या हो जाएगा? प्रविशन्ति, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगला सवाल है हमारा, बहुत ही आसान सा सवाल है 5 नंबर पे। सिंहस्य इत्यत्र सिंह है शब्द है कस्मिन् लिंगे अस्ति। यानी सिंहस्य जो पद है हमारा, इसमें सिंह शब्द जो है वो किस लिंग में है। तो आपको बताना है ये किस लिंग का शब्द है, सिंह है। तो बताइए सिंह शब्द जो है वो पुल्लिंग का है कि स्त्रीलिंग का है कि नपुंसकलिंग का है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, फटाफट बताइए, टाइप करके बताइए। करेक्ट, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका पुल्लिंग। तो सिंह शब्द जो है पुल्लिंग शब्द है। हमें ऐसे ही पता चल रहा है, सिंह लिखा हुआ है, सिंह, गज, मयूरा, पिकह, काका, ये सब पुल्लिंग शब्द हैं जिनके अंत में ए की ध्वनि आ रही है, विसर्ग लग रहा है। अगला सवाल, प्रविशन्ति मुखे मृगाः वाक्यम लोटलकारे परिवर्तयत। यानी प्रविशन्ति मुखे मृगा, यानी मुख में मृग प्रवेश करते हैं, ऐसा ये वाक्य लिखा हुआ है, प्रविशन्ति मुखे मृगा। अब इसको परिवर्तन करना है लोट लकार में। तो लोट लकार में क्या हो जाएगा? लोट लकार का रूप आपको याद होना चाहिए। पट धातु का रूप कैसे बनता है एक बार उसको बोल कर देख लो, फिर उसके आधार पर आप यहाँ पर परिवर्तन कर देना। तो पठतु, पठताम, पठन्तु बनता है। इसी प्रकार यहाँ बना लीजिए, प्रविशन्ति की जगह प्रविशन्तु, और मुखे मृगा सेम आ जाएगा। तो उत्तर हो जाएगा प्रविशन्तु मुखे मृगा। ठीक है, ऐसे करके ये आपका सही हो जाता है। अगला प्रश्न है इसी के अंदर, देखिए यहाँ पर श्लोकात सुप्तस्य पदस्य विलोम पदम लिखत। यानी श्लोक में से छांट करके आपको बताना है कि जो सुप्तस्य पद है उसका विलोम पद क्या है। तो यहाँ पर सुप्तस्य का मतलब सोते हुए हैं, सोना होता है सुप्त यानी। तो इसका जो विलोम पद होगा, विलोम शब्द होगा, वो हो जाएगा जागृतस्य। क्या हो जाएगा? जागृतस्य। सेम विभक्ति हो गई, सुप्तस्य जागृतस्य। तो ये आपका विलोम शब्द हो जाता है। ऐसे करके हमारे श्लोक में से प्रश्न पूछे जा सकते हैं दोस्तों, क्योंकि नया टॉपिक है इस बार ये, तो बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं रहता कि भाई प्रश्न कैसे बन सकते हैं। और भी देखते हैं इसमें कैसे प्रश्न बनते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक श्लोक है हमारे सामने, इस श्लोक के माध्यम से भी हम जानेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न और भी बन सकते हैं यहाँ से। तो देखिए पहले श्लोक को हम पढ़ते हैं। पादयोर्नः पदत्राणे शरीरे वसनानि नो निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे ही तिष्ठति। बहुत सुंदर है, सीधा सीधा कहा है पादयोर नह पदत्राणे, यानी पैरों में क्या है? जूते नहीं है, शरीर पर वसनानी नहीं है, वस्त्र नहीं है, और निर्धनम जीवनम कष्टम, जो निर्धन जीवन होता है वो कष्टकारी होता है। सुखम दूरे ही तिष्ठति, जो सुख होता है वो दूर ही ठहरता है, दूर ही रहता है।
सुख दूर ही रहता है, दूरम ही तिष्ठति। ठीक है, अब इस श्लोक में आपके सामने कई प्रश्न हैं, उनका उत्तर हम ढूंढते हैं इसी श्लोक के अंदर से। देखिए पहला प्रश्न, आप भी फटाफट उत्तर अपना कमेंट करके बता सकते हैं। कोई भी आपकी समस्या है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करके पूछ सकते हैं। लिखा है, पहला प्रश्न है, दूरे पदस्य विलोम पदम लिखत। यहाँ पर जो दूरे पद है इसका विलोम पद आपको बताना है, सबसे पहला प्रश्न है। तो बताइए, दूरे का मतलब होता है दूर, दूरे का मतलब दूर होता है, तो इसका विलोम पद हो जाएगा। बताइए क्या होगा, फटाफट बताइए। ऑप्शन है नियते, अति दूरे, पार्श्वे, सुदूरे। तो राइट आंसर होगा पार्श्वे, करेक्ट है पार्श्वे। तो दूर का पास हो जाएगा ना, तो दूरे का आपको पार्श्वे कर लेना है। पार्श्वे यानी होता है पास में या नज़दीक में। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा वसनानी। वसनानी पदे किम वचनम। हमारा वसनानी पद इसमें है, देखो लिखा हुआ है शरीरे वसनानी नो। तो वसनानी पद में आपको बताना है कौन सा वचन है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन अथवा ए और बे। तो राइट आंसर क्या होगा बताइए, फटाफट टाइप करके बताइए। आपका उत्तर करेक्ट है, बिल्कुल एकदम सही है। वसनानी में आपका बहुवचन होगा, बिल्कुल एकदम सही बताया आपने। तो वसनानी पद में बहुवचन है। जिस प्रकार आप फल के रूप बोल के देख लीजिए, फलम फले फलानी, वसनम वसने वसनानी बन जाएगा आपका, तो बहुवचन का रूप हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्लोकात चित्वा क्रियापदम लिखत, यानी श्लोक से चुन करके क्रियापद लिखना है। तो बताइए, वसनानी, तिष्ठति, पादयोर्ने, पदत्राणे। तो क्रियापद क्या हो जाएगा, तिष्ठति हो जाएगा, बिल्कुल सही है। तिष्ठति यानी होता है ठहरना होता है। वैसे तिष्ठति हमारी क्रिया है, यहाँ पर क्रियापद है। तिष्ठति क्रियापद है, स्था धातु से बनता है, जैसे कि आपकी ये स्था धातु है इस प्रकार से। अब स्था धातु का जब रूप चलाते हैं तो तिष्ठति, तिष्ठते, तिष्ठन्ति रूप चलता है। ठीक है ना, इस प्रकार ये आपने देखा। अगला प्रश्न हमारा इसी में से बन जाता है। देखिए यहाँ पर बहुत आसान सा है, यहाँ से शरीरे इत्यस्मिन् पदे विभक्ति वचनम किम। यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा शरीरे पद लिख रहा है, तो यहाँ पर विभक्ति भी बतानी है और वचन भी बताना है। तो बताइए, पंचमी एक वचन, तृतीया द्विवचन, सप्तमी एक वचन, षष्ठी एक वचन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आपको ज़्यादातर राम की तरह देख लेने हैं मिला मिला करके। तो राम में देखिए, रामे बनता है सप्तमी एक वचन में, तो यहाँ पर शरीरे बन रहा है, यहाँ पर ये भी सप्तमी एक वचन का है और एक वचन है, ये हो ही गया। तो सप्तमी एक वचन राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या होगा इसका सही उत्तर, सप्तमी एक वचन, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है हमारा इस श्लोक पर आधारित, सुखम दूरे ही तिष्ठति। सुखम दूरे ही तिष्ठति, ठीक है, जो सुख है वो दूर ही ठहरता है, दूर ही रहता है। इस वाक्य को लृट लकारे परिवर्तयता, लृट लकार में परिवर्तित करना है, यानी कि भविष्य काल में परिवर्तित करना है। तो किस प्रकार से परिवर्तित होगा बताइए। तो इसका सही होगा परिवर्तित, सुखम दूरे ही स्थास्यति। तो यहाँ पर तिष्ठति की जगह स्थास्यति आएगा, क्योंकि जब स्था धातु का हम रूप चलाते हैं भविष्य काल के अंदर तो उसमें चलता है स्थास्यति, स्थास्यते, स्थास्यन्ति, स्थास्यसि, स्थास्यते, स्थास्यत, स्थास्यामि, स्थास्यावः, स्थास्यामः। इस प्रकार से इसमें रूप चलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये तो हमने अभी देखा कि श्लोक के अंदर से किस प्रकार राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति से संबंधित प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, अब हम बात करेंगे, जैसे मान लो कि कोई गद्यांश है तो वहाँ से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो भी हम देख लेते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर अब गद्यांश के माध्यम से हम देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न गद्यांश के अंदर से बन सकते हैं। तो यहाँ पर एक गद्यांश है आपका, कक्षा 6 से 10वीं तक की जो पुस्तकें हैं उन्हीं के आधार पर बना रहे हैं सारा कुछ ये मैटर आपका। गद्यांश है, एक बार हम पढ़ लेते हैं। प्रताप है बाल्यकालादेव वीरयोद्धा कुशल सेनानि धीरनायकश्च आसीत्। पितुः उदयसिंहस्य अनन्तरं प्रतापः महाराणा पदवीं प्राप्य स्ववयसः 32तमे वर्षे मेवाड़ राज्य सिंहासनम् आरूढवान्। तस्यः राज्याभिषेकः गोगुंदः ग्रामे अभवत्। बिल्कुल करेक्ट है। अब देखो यहाँ पर कहा गया है कि प्रताप जो है, महाराणा प्रताप, वो बाल्यकाल से ही
वीर योद्धा कुशल सेनानी धीर नायक थे। पिता उदय सिंह के बाद में महाराणा प्रताप महाराणा पदवी को प्राप्त करके अपनी 32 साल की उम्र में मेवाड़ राज्य सिंहासनम आरूढ़भान, मेवाड़ राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हो गए, बैठ गए। तस्य राज्याभिषेका, उनका राज्याभिषेक गोगुंदा ग्रामे अभवत, गोगुंदा ग्राम में हुआ। ठीक, ये तो हो गया हमारी इतिहास से संबंधित हमारा मैटर है। अब इसमें से प्रश्न कैसे बन सकते हैं, चलिए अब प्रश्नों के माध्यम से हम समझते हैं। देखिए हमारा पहला प्रश्न बनता है इसमें से, यहाँ देखेंगे महाराणा पदवीम इत्यस्मिन् पदे विभक्ति वचनम किम। बहुत ही सुंदर सा प्रश्न है, बताइए स्टूडेंट्स क्या होगा। महाराणा पदवी जो हमारा पद है इसमें विभक्ति वचन बताना है, तो बताइए प्रथमा एक वचन होगा क्या, द्वितीया द्विवचन होगा क्या, तृतीया बहुवचन होगा क्या, द्वितीया एक वचन होगा क्या। बिल्कुल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीया एक वचन। क्या हो जाएगा राइट आंसर, द्वितीया एक वचन, इसका बिल्कुल राइट आंसर है ये वाला। ठीक है ना, क्योंकि देखो यहाँ पर महाराणा पदवीम है, पदवीम, तो पदवीम को आप नदीम की तरह चला लो, नदीम पदवीम द्वितीया के अंदर बनता है, एक वचन में ऐसा रूप बनता है, अन्यत्र कहीं भी इस प्रकार से रूप नहीं बनेगा। ठीक है, अब आप कुछ शब्द रूप याद करोगे तो आपको अंदाजा लगने लगेगा, आसान हो जाएगा सारा कुछ। अगला प्रश्न है हमारा, बाल्यकालादेव पदे क संधि, यानी बाल्यकालादेव पदे कह संधि। बाल्यकालादेव जो हमारा पद है इसमें आपको बतानी है कौन सी संधि है, तो बताइए गुण संधि होगी, जस्व संधि होगी, दीर्घ संधि होगी, वृद्धि संधि होगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो बाल्यकालात एव, इसको हम यदि विच्छेद करते हैं तो ऐसे हो जाएगा बाल्य कालात प्लस एव, ऐसे हमने लिखा ये बाल्य कालात एव। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो तय है हमारा, इस तय के स्थान पर तीसरा वर्ण हो रहा है। तो जब भी किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है तो उसको हम जस्व संधि कहते हैं, क्योंकि जब गण दश में तीसरा वर्ण आता है इसी को हम जस्व संधि कहते हैं। तो यहाँ पर जस्व संधि हो जाएगी दोस्तों, तो राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा जस्व संधि का। अब जहाँ भी जस्व संधि है आपका उत्तर हो जाएगा। तो देखिए ये रही आपकी जस्व संधि, तो करेक्ट आंसर है जस्व संधि का। अगला प्रश्न है हमारा, प्राप्य पदस्य, देखिए प्राप्य पदस्य प्रकृति प्रत्ययम लिखत, यानी प्राप्य पद जो है उसका प्रकृति प्रत्यय आपको बताना है, यानी उसकी मूल धातु कौन सी है, प्रकृति का मतलब, और उसमें प्रत्यय कौन सा जुड़ा हुआ है वो आपको बता देना है। इसमें पहला है प्रा धन आ धन प्य, दूसरा है प्र धन आप धन ल्यप, अगला है प्रा धन आप धन ल्यप, प्र धन पा धन ल्यप। तो इसमें आप एक बात तो समझ गए होंगे कि प्रा धातु होती नहीं है, ये प्रा धातु जो है इसमें नहीं होगी किसी भी स्थिति में। तो यहाँ प्र तो उपसर्ग है, ठीक है, और आप धातु है और ल्यप प्रत्यय है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखिए ये वाला हो जाएगा आपका बे नंबर पे, ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी प्र उपसर्ग आप धातु ल्यप प्रत्यय बनेगा प्राप्य, क्या बनेगा, प्राप्य बनेगा। ठीक है ना, और अच्छे से स्पष्ट हम कर देंगे प्रत्ययों के अंदर। अभी फिलहाल में आपको ध्यान रखना है कि प्र से आप जोड़ा तो प्राप्य बना, ल्यप जोड़ा तो प्राप्य बना, ले और पे हट जाता है, ल्यप में से केवल ये बचेगा। अगला प्रश्न देखते हैं इसी में। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर अगला हमारा, प्रतापस्य विशेषण पदानी कानि संति। जो महाराणा प्रताप हैं इस गद्यांश के हिसाब से कौन कौन से पद यहाँ पर विशेषण वाले हैं, तो देखिए वीर योद्धा, कुशल सेनानी, धीर नायका, ये सारे जो हैं शब्द ये सब के सब विशेषण पद हैं उनके। तो सर्वाणी उत्तर हो जाएगा दे नंबर वाला, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया कि वीर योद्धा, कुशल सेनानी, धीर नायक ये सब विशेषताएं हैं, और जो विशेषताएं होती हैं उन्हीं को विशेषण कहते हैं। ये आपको सीधी सीधी बात समझनी है। अगला प्रश्न है, आरूढ़वान इत्यस्मिन् कह प्रत्यय, यानी आरूढ़वान में कौन सा प्रत्यय है। जब भी वान लगता है तो उसमें प्रत्यय की बात है, तो तवतु प्रत्यय है एक तो आपका, तो इसमें तवतु प्रत्यय हो जाएगा,
जैसे खादितवान, हसितवान, पठितवान, इस प्रकार से आपका तवतु प्रत्यय लग जाता है। तो आरूढ़वान में आ रू है, यानी आ और रूह धातु से बनता है। आ तो उपसर्ग हो जाएगा और रूह धातु है, ठीक है। और तवतु प्रत्यय से बन जाएगा आरूढ़वान। क्या बनेगा? आरूढ़वान, इस प्रकार से बन जाता है। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, बहुत ही सिंपल सा है। आसीत पदम लट लकारे परिवर्तनम कृत्वा लिखत, यानी जो हमारा आसीत पद यहाँ लिखा हुआ है, आसीत यानी होता है था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसको लट लकार में कैसे लिखेंगे, लट लकार में परिवर्तन करो। तो आसीत तो आपका भूतकाल में रूप चलता है, जब अस धातु का रूप हम वर्तमान काल में चलाएंगे तो बनेगा अस्ति, स्ता, संति, असि, स्थ, स्थ, अस्मि, स्वः, स्मः। तो आसीत की जगह अस्ति बनेगा वर्तमान काल के अंदर लट लकार में। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका, बताइए क्या? हाँ, अस्ति हो जाएगा यहाँ पर, ये वाला करेक्ट है, ठीक है। अगला प्रश्न है, ए भवत पदे कह लकार प्रयुक्तः। ए भवत पद में कौन सा लकार है? कोई भी धातु है जिसमें ए स्टार्टिंग में जुड़ा हुआ है, जैसे पठ है तो ए लगा दिया तो ए पठत बन गया, ठीक है। हस है तो अहसत लगा दिया, तो समझ जाना ए लगा हुआ है तो निश्चित रूप से भूतकाल का रूप होगा। ये एक छोटा सा आपका पहचानने का मामला, ये छोटी सी बात है एक पहचानने वाली, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना, ए लगा हुआ है तो इससे हम पता लगा लेंगे कि ये भूतकाल का रूप है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, बताइए क्या होगा? ये वाला लंग लकार, ठीक है जी। अगला प्रश्न है हमारा, प्रतापस्य राज्याभिषेक कुत्र एभवत। प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? तो ये तो बिल्कुल करेक्ट याद रखना है, गोगुंदा ग्राम के अंदर महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था। कहाँ हुआ था? गोगुंदा ग्राम में, बिल्कुल सही है, गोगुंदा ग्राम में हुआ था। चलिए एक श्लोक के माध्यम से और समझते हैं राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति से संबंधित प्रश्न कैसे बन सकते हैं। चलिए एक श्लोक है, बहुत ही सुंदर सा श्लोक है, कक्षा 10वीं का श्लोक है। इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न यहाँ पर बन सकते हैं। पहले तो हम इस श्लोक को पढ़ते हैं, उसके बाद में इसका मतलब निकालेंगे कि इसका मतलब क्या है, फिर हम समझेंगे। लिखा है, शरीर विज्ञान विचक्षेण प्रशंसितोऽयं चरकेश्वरेण स्नेहाद्र भावैकरसैर् विशिष्ट है शुष्कोऽपि नित्यम सरसै सदेश है। मतलब देखिए यहाँ पर क्या है सीधा, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि शरीर, देखिए शरीर विज्ञान विचक्षेण है प्रशंसितोऽयं चरकेश्वरेण है स्नेहाद्र भावैक रस ही विशिष्ट है शुष्कोपि नित्यम सरसः सदेश है। पहले तो इसका मतलब बता देते हैं आपको। यहाँ पर लिखा हुआ है आपके, देखिए श्लोक के अंदर, यहाँ देखिए देखो ये लिख रहा है सबसे पहले शरीर विज्ञान विचक्षेण लिखा हुआ है। शरीर विज्ञान विचक्षेण का मतलब होता है यहाँ पर फ्रेंड्स चिकित्सा शास्त्र के विद्वान, यानी चिकित्सा शास्त्र के विद्वानों के द्वारा, ऐसा यहाँ पर अर्थ है इसका। शरीर विज्ञान विचक्षण का अर्थ है चिकित्सा शास्त्र के विद्वानों के द्वारा प्रशंसितोऽयं, यानी यह प्रशंसित है, यानी प्रशंसा की गई है। क्या की गई है? प्रशंसा की गई है या प्रशंसा से युक्त है। अब एक शब्द है इसमें चरकेश्वरेण, तो चरकेश्वरेण का मतलब होता है आचार्य चरक के द्वारा। क्या मतलब है? आचार्य चरक के द्वारा। फिर आगे लिखा हुआ है स्नेहाद्र भावैक रसही, स्नेहाद्र भावैक रसही, यह लिख रहा है ये स्नेहाद्र भावैक रसही का मतलब होता है कि प्रेम और दया आदि भावों को एकमात्र मधुरताओं से, ठीक है, यानी प्रेम और दया आदि भावों की एकमात्र मधुरताओं से, ऐसा यहाँ पर अर्थ है इसका। आगे लिख रहा है विशिष्ट है, विशिष्ट का मतलब विशिष्ट है या विशेष है, ठीक है, विशिष्ट यानी विशिष्ट या विशेष। आगे लिख रहा है फिर इसके बाद में शुष्क अपि, यानी शुष्क होने पर भी, शुष्क अपि यानी शुष्क होने पर भी, नित्यम यानी नित्य, सरस यानी सरस है, सरस का मतलब होता है सरस या आनंददायक या रसयुक्त, सह यानी वह, देश यानी स्थान, यानी वह स्थान या देश कैसा है? आनंददायक है, रसयुक्त है। अब इसको एक साथ आप समझ लेंगे, अर्थ समझने के बाद में आसान हो जाएगा। इसका अर्थ हो जाएगा चिकित्सा शास्त्र के विद्वान आचार्य चरक के द्वारा
की गई प्रशंसा से युक्त यह प्रदेश शुष्क होने पर भी प्रेम और दया आदि भावों की एकमात्र मधुरताओं से युक्त है, इसीलिए यह नित्य आनंददायक है, नित्य रस से युक्त है। ये इसका मतलब है। अब इसमें से कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उनको देखते हैं और समझते हैं। पहला प्रश्न है, देखिए इसका, अस्मिन् श्लोके छंदसः नाम किम। इस श्लोक में छंद का नाम क्या है, या इसमें कौन सा छंद है? तो बताइए, इसमें फटाफट छंद हो जाएगा उपजाति। कौन सा छंद है इसमें? उपजाति छंद है इसके अंदर। उपजाति आप जानते ही हैं, उपजाति किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर उपजाति होगा, तो उपजाति की पहचान आपको पता होगा। छंद के बारे में आप अच्छे से जानना चाहते हैं तो हमारा वीडियो चैनल पर डाला हुआ है, उसको आप पूरा देखें, बहुत अच्छे से आपको वहाँ पर आपको जानकारी मिलेगी। तो उपजाति के अंदर इंद्रवज्रा और उपेंद्र वज्रा दोनों का मिश्रण होता है। आप काउंटिंग करके वर्ण भी गिन सकते हो, 11 और 11 22 मिलेंगे एक लाइन के अंदर। जैसे देखिए, एक लाइन के अंदर यदि हम गिनते हैं तो कितने मिलते हैं, उसको अंदाज़ा लगा लेंगे हम उससे। यदि 22 मिलते हैं तो आप अंदाज़ा लगा लेना कि भाई यही है, और फिर आप और अच्छे से आप गणचिन्ह वगैरह एक बार देख लेंगे तो उससे भी अंदाज़ा लग जाएगा। देखिए, शरीर 1 2 3, यहाँ से गिनेंगे 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 हो गए, ठीक है, ठीक है। 21 और 1 22 हो जाते हैं इसमें कुल मिला के। तो 11 और 11 22 हो जाएंगे, 11 11 आपको मिलने वाले हैं। तो कुल मिला के राइट आंसर हो जाएगा उपजाति। अगला सवाल है इसी के अंदर, विचक्षण इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति, यानी विचक्षण जो पद है इसमें विभक्ति बतानी है। तो सीधी सी दिख रही है, रामायण की तरह तृतीया विभक्ति है। करेक्ट आंसर तृतीया हो जाएगा। कौन सी विभक्ति हो जाएगी? तृतीया विभक्ति होगी। अगला प्रश्न है हमारा इसी से संबंधित, देखिए, प्रशंसितोयम इत्यत्र संधिर नाम किम। प्रशंसितोयम जो लिखा है पद, इसमें संधि का नाम बताना है। तो बताइए, इसमें देखो प्रशंसितः और अयम लिखा हुआ है, तो यहाँ उत्व संधि हो रही है। पर सवर्ण संधि नहीं हो रही, गुण संधि नहीं हो रही, अनुस्वार संधि बिल्कुल नहीं हो रही। तो इसमें राइट जो होगी वो होगी उत्व संधि। क्या होगी? उत्व संधि। अब उत्व संधि होने के बाद में इसमें अवग्रह संधि भी हुई है, लेकिन अवग्रह संधि के बारे में ऑप्शन कुछ है नहीं यहाँ पर, पूर्व रूप संधि का कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो आपको राइट आंसर जो देना होगा वो देना उत्व संधि का, यानी आपको उत्व संधि करना होगा यहाँ पर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए हमारा, अगला प्रश्न है प्रशंसितः पदस्य प्रकृति प्रत्ययम लिखत, यानी प्रकृति प्रत्यय आपको अलग अलग बताने हैं। इसमें जैसे उपसर्ग जुड़ रहा है तो उपसर्ग कौन सा है, धातु कौन सी है, प्रत्यय कौन सा है, इसको कहेंगे प्रकृति प्रत्यय। तो बताइए कौन सा प्रत्यय होगा, कौन सी धातु होगी और कौन सा इसमें उपसर्ग होगा। चलो डायरेक्ट उत्तर बता देते हैं, इसका लास्ट वाला ऑप्शन है ये वाला, यानी प्र तो उपसर्ग है, संश धातु है और त प्रत्यय है। इन सब से जोड़ करके बनेगा हमारा शब्द प्रशंसितः। क्या बनेगा? प्रशंसितः। इस प्रकार ये हमारा हो जाता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए इसमें 25 नंबर का, यहाँ से स्नेहाद्र पदे के समास है। स्नेहाद्र पद में कौन सा समास है, ये हमारा देखिए प्रश्न है। तो स्नेहाद्र पद में समास हो जाएगा द्वंद्व समास। क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास, ठीक है। स्नेहाद्र यानी स्नेहेन आद्रह भाव है, ठीक है। स्नेहेन आद्रह भाव या स्नेहम च आद्रम च, तो यहाँ पर हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा सीधा सीधा। स्नेह और आद्र, स्नेह आद्र, ठीक है। प्रेम और दया आदि भाव, स्नेह और आर्द्रता, तो यहाँ द्वंद्व समास आपका माना जाएगा। द्वंद्व समास यहाँ पर स्वीकार्य है, तो राइट आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। अगला है हमारा प्रश्न, विशिष्ट है पदस्य प्रकृति प्रत्ययम किम। विशिष्ट है जो पद है, इसका प्रकृति प्रत्यय बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा वी शास धातु और तय प्रत्यय। इस तय प्रत्यय लगने के बाद में इसमें हमारा तय की जगह टे हुआ, यानी ष्टुत्व संधि होकर के रूप बन जाता है। लेकिन अभी फिलहाल में हमारा जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा, वी शास और तय, ठीक है। इन सबको जोड़ करके बनाएंगे तो विशिष्ट है ऐसा बन जाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसी में से, विचक्षण पदस्य पर्याय पदम किम। विचक्षण जो है हमारा, इसका पर्यायवाची क्या होगा। तो विचक्षण का मतलब क्या होता है बताइए दोस्तों। विचक्षण का मतलब होता है आपका विशेषज्ञ। तो विशेषज्ञ देखो यहाँ मिल रहा है ये, तो ये आपका पर्यायवाची हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पर्यायवाची। इस प्रकार से आपने देखा कि यहाँ पर ये प्रश्न हमारे किस प्रकार से बनते हैं। इसमें एक प्रश्न और देख लेते हैं हम, उसके बाद में आगे बात करेंगे। अब देखो यहाँ पर एक प्रश्न और है हमारा, इसको भी देख लेते हैं।
लिखा हुआ है अस्मिन् श्लोके शरीर विज्ञान विचक्षणः इति विशेषणम कस्य कृते प्रयुक्तम, यानी जो लिखा हुआ है श्लोक के अंदर शरीर विज्ञान विचक्षणः, ये इति विशेषणम जो विशेषण है ये वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है ये आपको बताना है। तो इसमें आपने श्लोक देखा होगा, इससे पहले हमने जो श्लोक बताया था उसी में से ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आचार्य चरकस्य, यानी आचार्य जो चरक ऋषि हैं उनके बारे में बताया है शरीर विज्ञान विचक्षणा। यानी शरीर विज्ञान विचक्षणा का मतलब होता है शरीर शास्त्रीय विशेषज्ञ। तो ये किसके लिए आया है? चरक ऋषि के लिए आया है। तो ये आचार्य चरक से संबंधित है हमारा विशेषण। ठीक है, इस प्रकार ये हमारा प्रश्न हो जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इतना ही जानेंगे। आने वाला जो हमारा अगला वीडियो रहेगा उसमें सेकंड पार्ट रहेगा हमारा राजस्थान के इतिहास कला संस्कृति से संबंधित एक पार्ट और रहेगा, जिसमें हम आपको 20-25 प्रश्न और बताएंगे गद्य के रूप में और आपके श्लोक के माध्यम से कैसे कैसे प्रश्न आपके बन सकते हैं। हम आपको बता रहे हैं कक्षा 6 से लेकर के 10वीं कक्षा के अंदर जो मैटर आपका इतिहास कला संस्कृति से संबंधित चलता है, चाहे वो श्लोक के रूप में हो सकता है चाहे वो गद्य के रूप में हो सकता है, उन्हीं में से हमने आपका ये मैटर तैयार किया है और उसी को आपको समझा रहे हैं। दोस्तों ज़रूर देखें पूरा अच्छे से, चैनल से आप जुड़ जाइए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही पर्याप्त है। अपना और अपनों का ध्यान रखें। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। धन्यवाद।